ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम महासंग्राम में। जैसा कि मैं कई बार ये बता चुका हूं कि सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना शुरू कर चुके हैं। दिल्ली में 9 बजे तक के जो वोट डाले गए हैं उसका प्रतिशत भी आ चुका है। 8.10% मतदान दिल्ली में हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, 70 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। अब तक जैसा कि मैंने अभी बताया कि 8.10% मतदान हो चुके हैं। बड़ी संख्या में लोग कतारों में खड़े हैं। ये दिल्ली की स्थिति है। 70 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। अब तक का 8.10% मतदान हो चुका है। बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिल्ली की वो तस्वीरें हैं, मतदान केंद्र की तस्वीरें, जहां पर लोग पहुंचकर, भारी संख्या में लोग पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अगर जो 2 घंटे की बात किया जाए तो 2 घंटे में दिल्ली में 8.10% मतदान अब तक हुआ है। 9 बजे तक की ये रिपोर्ट है जो आई है। वहीं अगर जो मिल्कीपुर की अगर जो बात करें तो मिल्कीपुर में स्थितियां ये हैं कि 13.34% वहां पर मतदान हुआ है। यानी कि उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर, जो कि नाक की बात वहां पर बनी हुई है सपा के लिए और बीजेपी के लिए। और उसी तरह से अगर जो दिल्ली में कहें तो आम आदमी पार्टी के लिए और बीजेपी के लिए भी नाक की बात बनी हुई है। यहां पर एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया ने मतदान किया है। जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं। जनता से वोट की अपील की है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। मनीष सिसोदिया ने मतदान किया है जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से। क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। दिल्ली वालों की बेहतर जिंदगी के लिए वोट डाल कर आया हूँ। और भाई माइक को नीचे कर दो। हम वोट डालने जा रहे हैं। मैं दिल्ली के लोगों से भी अपील करूंगा, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, अपने परिवार के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, दिल्ली में बिजली पानी के लिए, इन सब के लिए वोट डालें। भाई माइक नीचे कर दो सारे। और वोट का अधिकार मिला ही इसलिए है कि हम अपने वोट के अधिकार से अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, परिवार के लोगों के लिए बिजली पानी, विकास, वेलफेयर, महिलाओं की सुरक्षा, इस सब के लिए काम करने वाली सरकार चुन सके। तो ये थे मनीष सिसोदिया, जो कि कह रहे हैं कि हमने मतदान किया है और अच्छे भविष्य के लिए, दिल्ली के बेहतर दिल्ली के लिए हमने मतदान किया है। उन्होंने ये बात भी कही, आपने अभी बाइट में सुनी, कि अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए वो उन्होंने मतदान किया है। जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान इन्होंने किया है और संकेत उनका उधर ही था कि आप लोग भी मतदान करें। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से प्रसन्न मुद्रा में दिख रहे हैं मनीष सिसोदिया। उनको लगता है कि दिल्ली की जनता उनकी बात सुनेगी। एक और बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गोपाल राय का बयान सामने आया। चारों तरफ दिख रहा है भाजपा बौखला गई है। हार की हताशा में बीजेपी प्रतिबंधित काम कर रही है। प्रतिबंधित काम कर रही है बीजेपी, प्रतिबंधित काम कर रही है। गोपाल राय का कहना है प्रतिबंधित काम कर रही है। गोपाल राय का बयान है, चारों तरफ बीजेपी प्रतिबंधित काम कर रही है, ऐसा गोपाल राय का कहना है। चारों तरफ दिख रहा है भाजपा बौखला गई है। हताशा और निराशा में है बीजेपी, बौखला गई है, प्रतिबंधित काम कर रही है। प्रतिबंधित, हताशा, हार की हताशा में बीजेपी प्रतिबंधित काम कर रही है। ये सुनते हैं गोपाल राय के मुखार बिंदु से क्या कह रहे हैं ये।
आज चुनाव का महापर्व है। मैं सभी लोगों से एक ही अपील करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और काम के लिए मतदान करें। काम के लिए मतदान करेंगे, काम करने वाली सरकार बनेगी तो आगे काम होगा। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है और बीजेपी पे आरोप लगा रही है गुंडागर्दी का। देखिए, ये तो सब दिख रहा है चारों तरफ, किस तरह से भाजपा बौखलाई है और हार की हताशा में वो सारे काम कर रही है जो कि प्रतिबंधित हैं। जिस तरह से पत्रकारों पे हमले हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं पे हमले हो रहे हैं, महिलाओं पे हमले हो रहे हैं, जिस तरह से पैसे बांटे जा रहे हैं, जिस तरह से चारों तरफ नंगा नाच हो रहा है, वो साफ दिखा रहा है कि भाजपा पूरी तरह। आज चुनाव का महापर्व है। मैं सभी लोगों से एक ही अपील करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और काम के लिए मतदान करें। तो प्रतिबंधित काम किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, ऐसा कहना है गोपाल राय का। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं गोपाल राय, जिनका बयान अभी आपने सुना। अब हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। अश्वनी शाही जी, प्रवक्ता बीजेपी, अतुल शर्मा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। यश भारती जी, प्रवक्ता सपा, सिद्धार्थ राजावत जी, प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर आलोक सोती जी, राजनीतिक विश्लेषक। पांचों मेहमानों का, एक तरह से कहते पांचों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर आलोक सोती जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शायद हम भूल गए थे आपका स्वागत करना, इसलिए क्षमा चाहते हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे अश्वनी शाही जी से। अश्वनी शाही जी, अभी गोपाल राय जी का बयान आया है। गोपाल राय जी का बयान यह है कि वो कह रहे हैं कि बीजेपी वो सभी काम कर रही है जो प्रतिबंधित हैं, जैसे गुंडागर्दी और जैसे पैसे बांटे जा रहे हैं। क्या कहेंगे? आरोप बहुत जबरदस्त है। बयान से और आम आदमी पार्टी के दिल्ली के सभी नेताओं के बयान से ये परिलक्षित है कि वो खुद स्वयं बौखलाए हुए हैं अपने कामों को लेकर। वरना अरविंद केजरीवाल जी देखिए 10 साल तक सरकार चलाए, अब अंत में आकर उनको अपनी गलती का एहसास होने लगा कि हम जो है जमुना साफ नहीं कर पाए, हम सड़क नहीं बना पाए। माना उन्होंने। तो जब 10 साल में आप कुछ कर ही नहीं पाए तो आपको वहां पर गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। जनता बदलाव चाहती है। नालियां साफ नहीं हुई हैं, कूड़े के ढेर जो है वैसे ही अभी पड़े हुए हैं जो एमसीडी जीतने के पहले ये नारा लगाते थे। तो झूठ का व्यापार और भ्रष्टाचार ये आम आदमी पार्टी का शगल रहा है। आम आदमी पार्टी जो है जिस तरीके से गोपाल राय जी का प्रतिबंधित तो ये भी है कि विद्यालय नहीं खुले लेकिन मदिरालय खुले, एक पर एक फ्री, ये तो है ही है। लोगों के लिए मकान नहीं बने लेकिन अपने लिए शीश महल बना। तो ये सारे प्रतिबंधित काम उन्होंने किए हैं। अब आता हूं गुंडागर्दी पर। गुंडागर्दी किसको कहते हैं? अपने कार्यालय में बुलाकर चीफ सेक्रेटरी को पीट दो, अपने महिला राज्यसभा सांसद को अपने घर बुलाकर पिटवा दो, और उसके बाद जो पीटने वाला है उसको लेकर लखनऊ घूमो। आज पंजाब में उसको बढ़िया जगह पे जो है प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो ये गुंडई का आलम ये है। तो आप कहीं भी किसी भी उसमें फिट नहीं होती है। आम आदमी पार्टी की सरकार, जनता बेहद ही नाराज है। और आज देखिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी जनता के सामने झूठ परोसते हुए पाए जा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई आप ना कोई फाइल साइन करेंगे ना मुख्यमंत्री आवाज जाएंगे। लेकिन दिल्ली की जनता को, प्रबुद्ध जनता को वो कहते हुए दिख रहे हैं कि भाई अगला मुख्यमंत्री मैं, बाकी दलों में कौन। तो जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित हो वो दिल्ली को मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं, बाकी दलों के लोगों ने अगर नहीं घोषित किया उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये सब चीजों को देखते हुए जनता, दिल्ली की जनता, और दिल्ली देश का दिल है, राष्ट्रीय राजधानी है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, वहां पर कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक क्षेत्रवाद है। वहां पर सभी जगह से लोग आकर बसे हुए हैं और प्रबुद्ध जनता ये जान रही है कि 10 साल हमने अपना वोट बर्बाद किया, शुद्ध पानी नहीं हम पाए। पानी के अभी देखिए कुछ दिन बाद टैंकर माफिया का कार्यक्रम,
इनके हर साल शुरू हो जाता है, इस बार नहीं शुरू होगा। इस बार अगर सरकार जनता पलट देती है तो टैंकर माफियाओं का जो है कम से कम टैंकरों की व्यवस्था होगी। दिल्ली को झीलों का शहर, सड़कों को बना दिया इन्होंने। तो बहुत से मुद्दे हैं जिस पर जनता वोट कर रही है। ये तो अब 8 तारीख को पता चलेगा, मगर जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। अतुल शर्मा जी जवाब देंगे क्या आप? बिल्कुल जवाब दूंगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने हमारी पूरी टॉप लीडरशिप को जेल के अंदर रखा एक झूठे केस में। वो केस आज सबको पता है, 4 आने मिले नहीं। अब बात आती है कि कुछ काम केजरीवाल जी नहीं कर पाए, लेकिन उस चीज की स्वीकारिता, राजनीतिक साहस, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है आज देश के सामने। केजरीवाल जी ये कहते हैं कि हमने कुछ काम किया हो तो वोट देना। कुछ काम हो सकता है कि हम नहीं कर पाए तो हम उसको अपने अगले कार्यकाल में पूरा करेंगे। ये राजनीतिक साहस क्या मोदी जी के अंदर है? आज 10 साल से मोदी जी भारत देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी। उनके अंदर इतनी राजनीतिक साहस है कि वो आके बोले कि मैं युवाओं को रोजगार देने में विफल रहा। किसानों की आय 2 गुना करने की बात इन्होंने कही थी। मोदी जी के अंदर क्या इतना राजनीतिक साहस है कि आज मंच पर आए और बोले कि हम किसानों की आय 2 गुना नहीं कर पाए? 2022 तक सभी को पक्के मकान देने की घोषणा की थी मोदी जी ने। इतना राजनीतिक साहस हो तो आए, अब मंच से बोले कि हम नहीं दे पाए। नहीं है, क्योंकि ये गाली गलौज पार्टी है, गुंडों को पालने वाली पार्टी है, अनपढ़ों की पार्टी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करती है, लेकिन पीछे के दरवाजे से चुनाव जीतना चाहती है। और दिल्ली इस समय सबसे बड़ा देश में उदाहरण है दिल्ली का चुनाव, कि उन्होंने बीजेपी पार्टी कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ी है जो पीछे के दरवाजे से करके चुनाव जीतने के लिए कोई भी गंदी पार्टी करेगी। चाहे वो पुलिस प्रशासन की मदद की बात हो, चाहे ईडी सीबीआई की मदद की बात हो, और चाहे पैसे बांटने की बात हो। तो ये सब चल रहा है और दिल्ली की जनता देख रही है। और आज वोटिंग जो है तो इसी पार्टी की गंदी राजनीति के खिलाफ हो रही है। काम करने वाली राजनीति आम आदमी पार्टी के फेवर में। चलिए, ये तो दिल्ली के बारे में हो गया। यश भारतीय जी हमारे साथ हैं, सपा प्रवक्ता हैं। यश भारतीय जी, मिल्कीपुर में भी चुनाव हो रहे हैं और चुनाव से एक दिन पहले, उससे एक दिन पहले लगातार विलाप हुआ है सांसद जी द्वारा। ये काम कर पाएगा विलाप, या कुछ और काम करेगा? देवेंद्र जी, अगर आप इस शब्द को विलाप कहेंगे किसी दुख के प्रकट करने के लिए, और विलाप काम कर पाएगा कहेंगे, तो ये बड़ा दुखद शब्द है ऐसे मौके पे कि उसको चुनाव से जोड़ लें। विलाप का समय देश के लिए है जब एक सनातनी परंपरा का बड़ा कुंभ लगा हो और वहां हत्या करा दी गई हो सरकार द्वारा और निरंकुश हो गई हो सरकार, आंकड़े घोषित करने में कि मृत कितने हैं, घायल कितने हैं, लापता कितने हैं। तो ये दिखता है और घटनाओं को भी छुपाया जा रहा है कि किस तरीके से गंगा पार की घटना हुई और गंगा के इस पार घटना हुई, किस तरीके से और घटना हुई। तो आज इस मौके पे, क्योंकि आपने विलाप की बात कही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, क्योंकि वो अयोध्या महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं, उनसे ये निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के, कम से कम मृतों की सही संख्या, उनके परिवारों को उनका मृत शरीर अंतिम संस्कार करने के लिए उपलब्ध हो, जो घायल है उनकी सही संख्या, उनके नाम घोषित हो, जो लापता है उनके नाम घोषित हो, ताकि लोग अपने परिवारों से मिल सके, बिछड़ों से मिल सके। और वो सीसीटीवी फुटेज जो दावे किए जा रहे थे कि बड़े सीसीटीवी फुटेज के द्वारा निगरानी रखी गई है, वो भी जारी करें, ताकि जो लोग हुए हैं, घूमे हैं, उनके परिवारजन उन सीसीटीवी फुटेज में ही उनके देख लें, ढूंढ लें, कुछ सरकार की, सत्ता की, प्रशासन की मदद कर सके। जी, ठीक है। दूसरी बात, चुनावी मुद्दे पे आ जाएं। ये अयोध्या के एसएसपी हैं, बड़ा स्पष्ट है कि आप, पुलिस का काम नहीं है किसी की पहचान पत्र देखना चुनाव से संबंध में, लेकिन एसएसपी साहब पोलिंग बूथ के अंदर लाइन में लगे हुए लोगों की पहचान पत्र जांच रहे हैं। किसने अधिकार दिया? क्यों कर रहे हैं ऐसा?
किसके कहने पे कर रहे हैं? आईपीएस हैं, देश की बड़ी पढ़ाई करके चुने गए हैं, क्या उनको इसकी जानकारी नहीं है नियम की? क्या नियम पढ़ा नहीं उन्होंने? कौन कार्रवाई करेगा? सबसे बड़ी बात, इसके पीछे कौन? माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा प्रशासन ने बहुत सारे लोगों के पास पर्ची नहीं पहुंचाई है। पर्ची पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी? लोगों का वोट ना लुटे, हर व्यक्ति वोट डाल पाए, इसके लिए सुविधापूर्ण और एक अच्छा वातावरण निर्मित करने की किसकी जिम्मेदारी है? लेकिन नेता, प्रमुख विपक्षी दल के बड़े नेता माननीय अखिलेश यादव जी को हेलीकॉप्टर न उतारने दिया जाए, सही लोकेशन न दिया जाए, ये दिख रहा है प्रशासन सत्ता किसके लिए काम कर रहा है और चुनाव को प्रभावित करने के लिए किस निम्न स्तर तक जा रहा है, ये दिख रहा है। लेकिन इससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, संविधान कमजोर हो रहा है, लोगों का सरकार के प्रति विश्वास कम हो रहा है। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बदलती रहेंगी, लेकिन लोगों का विश्वास अगर सरकार से खत्म हो गया तो ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लोगों के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो विश्वास किस पे करेंगे। जी। तो ये महत्वपूर्ण है कि सरकार सत्ता अपनी जिम्मेदारी निभाए, एसएसपी कलेक्टर अपनी जिम्मेदारी निभाए जो उनको दी गई है। चुनावी हार जीत अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन निष्पक्ष चुनाव होना महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण है कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। तरीके से लोकसभा चुनाव हारी है भारतीय जनता पार्टी। देश का प्रमुख उपचुनाव जो मिल्कीपुर होने जा रहा है, जो चल रहा है, उसमें भी हारेगी, आप देखेंगे। आएंगे आपके पास। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, सिद्धार्थ राजावत जी, प्रवक्ता कांग्रेस। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। कांग्रेस वैसे तो यूपी में सपा के साथ है, लेकिन आपके बागी भोलानाथ जी चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस, तो कांग्रेस ने उन्हें निकाल दिया है या फिर उन्हें सपोर्ट कर रही है मिल्कीपुर में, या फिर क्या है स्थिति? देखिए देवेंद्र जी, आप जब लोकसभा के चुनाव हुए तो इंडिया गठबंधन एक बना था, बहुत बड़ा गठबंधन बना था, जिसमें माननीय अखिलेश यादव जी और राहुल जी, हम सब लोग साथ साथ में थे। और ये अभी डिसाइड हाईकमान को और उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उनको करना है कि भोलेनाथ जी को अभी उनको नोटिस दिया है या नहीं दिया है। मेरे संज्ञान में नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में हूँ, उससे पूर्व मैं दिल्ली में था। और रही बात, अभी जो बात चल रही थी उसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी को भी मैं सुन रहा था और वो अभी बातें कर रहे थे दिल्ली के विकास के लिए। तो मैं आपको बता दूं, कम से कम 30 से 35 आरटीआई लगा के ये निकाला गया है कि गंगा सफाई के लिए क्या किया है आम आदमी पार्टी ने। तो उसमें ये निकला है कि आम आदमी पार्टी की जब गंगा सफाई, गंगा की जो परियोजना, उसके ऊपर जो एक समिति बनी थी, कमेटी बनी थी, उसमें कोई ने शिरकत ही नहीं की है। तो पहले आम आदमी पार्टी को ये देखना चाहिए, क्योंकि कथनी और करनी में कितना फर्क है। और दिल्ली का जो चुनाव हो रहा है, तो आज दिल्ली के चुनाव में जो, जहां तक मेरी जानकारी है, आज आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं परेशानी के दौर से गुजर रही है। जो उन्होंने झूठ फैलाया, जो उन्होंने एक से प्रचार के रूप में बड़ा विज्ञापनों पे खर्च करके आम आदमी पार्टी को दिखाया, तो वो कहीं ना कहीं झूठ साबित होगा और कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर अपनी बढ़त बनाएगी। हाँ, बस एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो तंत्र है वो कहीं लोकतंत्र पे फिर से भारी ना पड़ जाए। जी, भारतीय जनता पार्टी का जो तंत्र है वो लोकतंत्र पर भारी ना पड़ जाए, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप में चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन पर सीधा ये प्रहार न कह करके घुमा करके आपने प्रहार किया है, लेकिन सपा ने सीधा प्रहार किया है। क्या लगता है डॉक्टर आलोक सोती जी, हम आपके पास रुख करेंगे। तमाम आरोप लगे हैं, आम आदमी पार्टी ने भी लगाए हैं और एक तरह से चुनाव आयोग पर कांग्रेस ने भी लगा दिए, साथ ही साथ सपा ने भी आरोप लगाए हैं। कई ऐसे लगभग 2 घंटे में 20 शिकायतें भी चुनाव आयोग में दर्ज हो गई मिल्कीपुर से, एक तरह से कहा जा सकता है। तो क्या लगता है, ये चुनाव में आरोप जो लगे हैं, तो इससे अब क्या हम उम्मीद करें तो चुनाव हो रहा है उससे? जी, डॉक्टर आलोक सोती। देखने वाली
बात ये है कि ये जो आरोप हैं वो कहाँ तक, उनकी सत्यता कहाँ तक जाती है। इस समय सियासी पारा जो है वो चरम सीमा पे है और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से वोट मिल्कीपुर में पड़ रहे हैं, मेरा जो अपना मानना है और जो अपनी कैलकुलेशन है वो है कि 1 घंटे में एवरेज 5% वोट पड़ते हैं, लेकिन मिल्कीपुर में जैसा कि आपके आंकड़े बता रहे हैं कि वो 11, 12, 13% तक है। इसका मतलब 6.5% से ऊपर जा चुके हैं। तो 6.5% के ऊपर का मतलब है कि आप 1.5% जो है ऊपर जा रहे हैं। अगर इसको 11 से गुणा कर लें तो इसका मतलब है कि 65% के आसपास हम आपको रोकना चाहेंगे डॉक्टर आलोक सोती, हम आपको रोकना चाहेंगे थोड़ी देर के लिए। हमारे पास प्रवेश वर्मा और पवन खेड़ा क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आलोक सोती जी से प्रतिक्रिया लेंगे। जी घर से बाहर निकलकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान कीजिए। दिल्ली भारत की राजधानी है, इसलिए हमको पूरे देश को दिखाना है कि दिल्ली सबसे आगे है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करिए, पुराने सारे रिकॉर्ड को तोड़िए। प्रवेश, ये बताइए दिल्ली में किस तरह के बदलाव करने वाले हैं? हजारों काम होने हैं, क्योंकि मोदी जी के साथ में मिलकर दिल्ली में एक ऐसी सरकार बनेगी जो सारे मोदी जी के विजन को लेकर आएगी, सारे उनके स्कीम्स को लेकर आएगी। आयुष्मान योजना है, हमारी महिला समृद्धि योजना है, किसानों की समस्याएं हैं, यमुना मैया की समस्या है, दिल्ली में प्रदूषण की समस्या है। हजारों काम करते हैं। दिल्ली में लाखों बेरोजगार बच्चे हैं, वो सभी को नौकरी देने की बात है। दिल्ली में सारे झुग्गी झोपड़ी वालों को उनका वहीं पर जहां पर वो रहते, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कोई भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी, उनको उसी स्थान पर मकान देने की बात है जहां पर वो बैठे हैं। आपकी भी, बाकियों की भी? मेरी तो प्राथमिकता अलग है क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हूं, लेकिन मैं जो दिल्ली में महसूस कर रहा हूं वो ये है कि लोग शीला दीक्षित जी को अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। न केवल नई दिल्ली क्षेत्र में, पूरी दिल्ली में ये माहौल बनता जा रहा है कि फिर से कांग्रेस वाली दिल्ली की तरफ लोग जाना चाहते हैं, शीला दीक्षित की दिल्ली की तरफ लोग जाना चाहते हैं। इस बार कांग्रेस की चर्चा काफी है। हर मतदाता में एक जिज्ञासा है कि कांग्रेस क्या करेगी परिणाम के दिन, क्या रिजल्ट, क्योंकि मतदाताओं ने देखा कि 15 साल कांग्रेस ने क्या किया, इसलिए लोगों को पूरी उम्मीद कांग्रेस से है कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसके दिल में दिल्ली है। आपकी भी, बाकियों की। तो किसके दिल में दिल्ली है ये तो हम पता कर ही लेंगे, और ये पता 8 तारीख को चल जाएगा काउंटिंग के दिन। उस दिन भी हम दिन भर अपने दर्शकों के सामने ही रहेंगे। पवन खेड़ा जी का ये जो बयान है, वास्तव में जो बयान ये दिख रहा है पवन खेड़ा जी का, उस पर भी हम प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर आलोक सोती आप कुछ कह रहे थे। जो हमारा आकलन है कि कितना वोटिंग परसेंटेज होना चाहिए, एवरेज 5% होता है और दिल्ली के आपके आंकड़े बता रहे हैं कि आपने 8.1 बताया। इसका मतलब है कि औसत जो है 4% पर घंटा चल रहा है। इसका अलावा औसत से थोड़ा सा कम है, ये करीब 5 से 6% जाना चाहिए, तब आप 11 घंटे की वोटिंग में आप देख पाते हैं कि 55 से 60% के बीच में वोटिंग होती है। अगर 55% भी वोटिंग होती है तो भी जो है बड़ा डाउटफुल होगा, लेकिन अगर ये 60 के आसपास पहुंचती है तो आप बड़े आंकड़े बता पाएंगे कि क्या हो रहा है। क्योंकि ऐसा बात है कि एग्जिट पोल है, लोगों की राय है, चीजें देखने को समझने को मिलती हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं दिल्ली में इस बार कांग्रेस बहुत ही सेंसिटिव होकर बहुत ही मेहनत से लड़ रही है। उसने अपने 30 सीटें, जो उनका जो ओरिजिनल वोट बैंक था, SC ST और जो मुस्लिम वोट था, उस पर ध्यान दिया है। विशेषकर उन्होंने 12 सीटों पे ध्यान दिया है, जहां पे आपने देखा था कि राहुल जी ने और रैली की है, प्रियंका जी ने भी सलीमपुर में भी रैली की है। साफ नजर आ रहा है कि अगर 10% वोट के आसपास फिर से अगर खींच लाती, इस समय 4% के आसपास है कांग्रेस के पास, तो इसका पूरा सीधा लाभ बीजेपी को मिलेगा। जहां तक मिल्कीपुर की सवाल है, आप देख रहे हैं वहां राम मंदिर और एक बार फिर से महाकुंभ चल रहा है। इसका असर आपको दिखाई पड़ेगा उस इलाके में, उस चुनाव में, और पड़ता हुआ नजर भी आ रहा है। हालांकि जिस तरीके से एक दुर्घटना हो चुकी थी और उस पर जितना वाद विवाद हो रहा था, उसका भी असर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जो पीडीए का फार्मूला था कि साहब जो है, जो हमारा पिछड़ा है, दलित है और जो अल्पसंख्यक है, उसमें जो है दरार है, या आप कह सकते हैं कि जाति गणना के लिए विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस बहुत ज्यादा जो है इच्छुक है। वो चीजें जो है महाकुंभ की जो डुबकी है उसमें खत्म होती नजर आ रही है। भारतवर्ष में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसमें कोई डिमार्केशन हो।
सबके लिए संविधान है, सबके लिए अपनी योजनाएं हैं, सबका काम चल रहा है। तो विपक्ष और पक्ष दोनों अपनी बातों को सामने रख रहा है। हाँ, ये ठीक है कि जातिगत आंकड़े से ही चुनाव होता है, विशेषकर उत्तर प्रदेश बिहार में, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी कोशिश कर रही है कि उस मिथ्या को तोड़ा जाए और सनातन को, हिंदुत्व को और सबको मिला के एक तरीके से लाया जाए। वो आपको देखने को मिलेगा मिल्कीपुर में कि महाकुंभ की विजय होती है या पीडीए की। साथ ही में आप देख रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव बहुत ही रोचक प्रसंग में पहुंच चुका है और जिस तरीके की जो 3 महत्वपूर्ण सीटें हैं, जिसमें आप कह सकते हैं केजरीवाल साहब की और साथ में आप देख सकते हैं आतिशी की और जंगपुरा से आप सिसोदिया साहब की देख सकते हैं। ये तीनों सीटें एक नई राजनीति की, जो आम पार्टी की जो राजनीति है उसका आगे आने वाली दिशा और दशा को निर्धारित करेगी, जैसा अनुमान लगाया जा रहा है। इन तीनों सीटों के लिए आप पार्टी के लिए लोहे के चने हो रहे हैं, बड़ा ही मुश्किल आ रही है, आसानी से निकलती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर इसमें जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अगर वैसे रिजल्ट आते हैं तो आने वाले समय में आम पार्टी के लिए मुश्किल का समय आ जाएगा अगले आने वाले समय में। जी, जैसा कि अभी आप लोगों ने कुछ हमारे जो मेहमान हैं आप लोग भी सुने हैं कि पवन खेड़ा जी ने क्या कहा है, कि पवन खेड़ा जी ने ये बात कही है कि दिल्ली के दिल में अब कांग्रेस है, मतलब न बीजेपी है ना आम आदमी पार्टी है। अब आप लोग क्या करेंगे? पवन खेड़ा जी ने तो बोल दिया कि दिल्ली के दिल में कांग्रेस है। क्यों अतुल शर्मा जी? देखिए देवेंद्र जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के दिल में कौन है। जिस तरीके से कांग्रेस दिल्ली में चुनाव लड़ रही है तो ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि भाजपा से अनकहा गठबंधन कांग्रेस का दिल्ली में हो चुका है। इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ था लोकतंत्र बचाने के लिए। इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी। आज कांग्रेस को यह तय करना होगा कि उसकी लड़ाई लोकतंत्र के खिलाफ जुबानी है कि मैदान में भी है। और आज कांग्रेस को यह तय करना पड़ेगा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी बीजेपी कांग्रेस की दुश्मन है कि दोस्त है। आज दिल्ली चुनाव में जिस तरह कांग्रेस का रवैया रहा है अभी तक, यह साफ साफ कहा जा सकता है कि कांग्रेस बीजेपी को जिताने के लिए बी टीम के रूप में काम कर रही है। और आप शीला दीक्षित जी की श्रद्धांजलि के नाम पे कह रहे हैं दिल्ली की जनता वोट देगी। ये कोई मुद्दा होता है वोट मांगने का? दूसरा, आपने कहा कि 15 साल में जो दिल्ली वासियों के लिए कांग्रेस ने काम किया उस आधार पे हम वोट मांगेंगे। 15 साल अगर आप साहब काम किए होते ना तो आज ये स्थिति नहीं होती कि बूथ में आपके पास कार्यकर्ता नहीं है। कई बूथ हैं जो खाली पड़े हैं, टेबल तक नहीं लगी है कांग्रेस की। तो ये स्थितियां हैं। सुबह सुबह के रुझानों की मैं बात कर रहा हूं। बीजेपी के भी कई बूथ खाली पड़े हैं। कई जहां बीजेपी के बूथ में टेबल लगी भी हैं तो वहां पे काम की राजनीति स्वीकार करने वाले लोग जा ही नहीं रहे। ये गाली गलौच और गुंडा पार्टी की छवि अब दिल्ली में एकदम साफ हो गई है। दिल्ली एक ऐसा राज्य है देवेंद्र जी जहां जाति समीकरण कभी नहीं चलता है। सभी राज्यों के लगभग लोग दिल्ली में रहते हैं, सुखी शांति से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, 4 पैसे कमाते हैं, परिवार पालते हैं, शांति प्रिय लोग हैं। उनको कोई जाति संप्रदाय से मतलब नहीं है, उनको कोई गुंडागर्दी गाली गलौज से मतलब नहीं है। उनके फायदे के लिए जो काम करेगा वो उसको वोट देते आए हैं और अपने बेटे केजरीवाल को इस बार फिर वोट दे रहे हैं। 3 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, 4थी बार भी मुख्यमंत्री बनाने के लिए उत्साहित है जनता। चलिए अश्विनी शाही जी, अगर पवन खेड़ा जी की बात पे गौर करें, मैं इस विषय पे कुछ है ना जवाब देना चाहूंगा। जी जी जी, जरूर जरूर जरूर। राजावत जी अपनी बात रखिए। जी देखिए, आम आदमी के प्रवक्ता जो बोल रहे थे, पहले तो इनको ये संज्ञान लेना चाहिए कि गठबंधन में सबसे पहले दरार किसने डाली। गुजरात चुनाव कौन लड़ा और कौन कौन कितनी सीटों पे लड़ा, उसी सीटों पे लड़ा जिस पे कांग्रेस पार्टी मजबूत थी। तो ये कहीं ना कहीं सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में आम आदमी काम कर रही है। और रही बात जो जवाब ले लीजिएगा, जन्म जहां से हुआ है, लोग
हेलो जी जी जी, आवाज आ रही है देवेंद्र जी बिल्कुल आ रही है, आप अपनी बात रखिए। लोकपाल बिल के लिए जो एक आंदोलन चालू हुआ था, वहां से जो पनपी है आम आदमी पार्टी, क्या लोकपाल बिल लेकर आ पाई? तीसरा मेरा सवाल है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी से कि ये बताएं कि अभी मैं कुछ समय पहले कॉन्क्लेव सुन रहा था जिसमें मनीष सिसोदिया जी और केजरीवाल जी थे, और उन्होंने सिर्फ जब बच्चा जिस प्रकार से स्कूल में होमवर्क करके नहीं जाता है और जब टीचर पूछती है तो बोलते कि आज वो घर में मेहमान आ गए थे, पापा की तबीयत खराब हो गई थी, मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, तो इससे बहानेबाजी से काम नहीं चलता है। जब पूछा गया एक वरिष्ठ गरिमा सिंह जी ने कि क्या कारण है केजरीवाल जी आपने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, सड़क का किया था, यमुना जी का किया था, और भी कई वादे किए थे जो पूरे नहीं किए, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा बहाना दिया कि अजी मेरे को तो टाइम ही नहीं मिला, मेरे पीछे तो ईडी और सीबीआई पड़ी रही, इनकम टैक्स पड़ी रही है। अरे भाई, काम करने की जिसकी मंशा होती है उसके पीछे कुछ भी लगा रहा है। आज राहुल जी है 3600 किलोमीटर पैदल चलकर आए, पदयात्रा की, उसके बावजूद उनको ईडी ने परेशान किया, वो फिर भी आज भी नहीं रुके, आज भी निरंतर आंदोलन कर रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने जिस आंदोलन के माध्यम से अपने आप को स्थापित किया था, आज तक आप लोकपाल नहीं लेके आ पाए। और मुझे याद है वो 15 दिन रामलीला मैदान के, मैंने भी उसको बड़ी बारीकी से अध्ययन किया था, मैं भी वहां पे था, कांग्रेस की तरफ से एक प्रतिनिधि बन के गया था। पूरा राजनाथ सिंह जी के यहाँ से वो पूरा का पूरा संचालित हो रहा था, स्पॉन्सर हो रहा था, और भारतीय जनता पार्टी उसको कहीं ना कहीं बैकअप दे रही थी। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि बी पार्टी कौन है, ये पहले निर्धारित करे आम आदमी पार्टी। नहीं तो हम पूछ लेते हैं ना, बीजेपी से ही पूछ लेते हैं कि बी टीम जो है वो बीजेपी की कौन है, कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? जी अश्विनी साही जी बता दीजिए, बी टीम आपकी कौन है? और देवेंद्र जी, कांग्रेस देवेंद्र जी देखिए कितना मजा आ रहा है कि जो व्यक्ति है वो एक दूसरे को बी टीम भाजपा की बताने में लगा, यानी कि सब लोग लड़ाई भाजपा से लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी अपनी स्थिति जान रही है, काम किया नहीं है तो कैसे जाएगी, और कांग्रेस 15 साल पहले नकारी जा चुकी है। चलिए हम भी 27 साल हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अब देश में कम से कम 26-27 राज्य हैं, जिसमें 20-22 राज्यों में हमारी सरकार है। वहां के कामों को, देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के कामों को, अच्छी नीतियों को जनता देख रही है। तो अब जनता ने जो मन बनाया है, ये आपस में किस तरीके की लड़ाई लड़ रहे हैं लोग कि भाई वो बी टीम है तो वो भी टीम है। भाई किसी ने ये नहीं कहा कि हम भाजपा की ये टीम है, भाजपा जो है हमारे नीचे चुनाव लड़ रही है या हमसे लड़ रही है, किसी ने नहीं कहा। और रोता कौन है? कमजोर व्यक्ति, जैसे गोपाल राय जी, अभी आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया जी का मैंने देखा, मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद जी रोना चालू कर दिए। तो ये कमजोर व्यक्ति ही रोता है, ये निशानी होती है कमजोरी की। उत्तर प्रदेश में कुंदरकी का चुनाव अभी मतलब मुझे लग रहा है अखिलेश जी भूले नहीं होंगे, और अभी कुंदरकी में 65% जो है मुस्लिम आबादी थी, और वहां इनके प्रत्याशी की जो है जमानत जब्त हो जाती है। तो ये लोग जब हारते हैं तो ईवीएम दोषी हो जाता है और प्रशासन दोषी हो जाता है, और जब जीत जाते हैं तो वहां पर सब जो है चंगासी हो जाता है। ये समझ में आज तक नहीं आया हिंदुस्तान की जनता को। तो वही अभी मिल्कीपुर में जो चुनाव हो रहे हैं, अवधेश प्रसाद जी को ये लग गया है कि उनका जो सुपुत्र है, अयोध्या नरेश का सुपुत्र, अखिलेश यादव जी के शब्दों में अयोध्या नरेश जो जय श्री राम कहने से बचते हैं, वो बिलकते हुए सवेरे से पाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब वो पुराने राजनीतिज्ञ हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं, अब सांसद हैं, तो उनको राजनीतिक पकड़ तो है ही है। तो उनको ये लग गया है कि अब मेरा बेटा चुनाव हार रहा है, शुरू हो गया कि यहाँ पर दिक्कत की जा रही है। हमारे यहाँ जो भाई एस भारती जी बैठे हैं, एसएसपी का शुरू कर दिए, अब कुछ देर बाद ईवीएम का गड़बड़ हो जाएगा कि यहाँ ईवीएम गड़बड़ है, शाम तक देखिएगा। तो ये सब बताता है, कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं एक आम आदमी पार्टी के हमारे मित्र ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अनपढ़ों की पार्टी है। भाई देखिए, इसी शब्द पर, इसी डिग्री मांगने पर आप तो दिखा दीजिए ना, मोदी जी के चौथी पास के आगे का प्रमाण पत्र ही नहीं है, मैं तो मांग रहा हूं, दे दीजिए। अरे रुक जाइए ना, रुक जाइए थोड़ा सा, मुझे भी बोलने दीजिए। मैंने तो आपके बीच में नहीं बोला, कई बार आप बोले हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने जो है मानहानि का केस जो है किया हुआ है संजय सिंह जी पर। केजरीवाल जी भी चले गए थे सुप्रीम कोर्ट,
लेकिन वहां भी जो है उनको राहत नहीं मिली, खारिज हो गया कि नहीं आप जो है आपके ऊपर केस चलेगा इसी डिग्री मांगने के ऊपर, जो कि गुजरात विश्वविद्यालय ने किया हुआ है। तो थोड़ा सोच समझ के बोलिए, वरना राहुल गांधी जी दिल्ली में कई चीजों पर माफी मांग चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, अरविंद केजरीवाल जी कई नेताओं से लंबी फेरहिस्त है माफी मांगने की। तो ये रणछोड़ वाला कार्यक्रम छोड़िए और कि ये वो है, असली मुद्दों पर बात कीजिए। आपने किया क्या? 10 साल में आपने दिल्ली को पानी नहीं दिया, झीलों का शहर बना दिया, आपने अस्पताल बनाने को कहा था नहीं बनाया, विद्यालय नहीं बनाया, 9वीं कक्षा में लाखों छात्र फेल कर दिए। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें। अयोध्या सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद का बड़ा बयान आया है। सपा के पक्ष में वोट डाले जा रहे हैं, कुछ अराजक तत्व मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं। अजीत प्रसाद का बयान आया है कि सपा के पक्ष में वोट डाले जा रहे हैं, कुछ मतदाताओं को प्रभावित किया जा रहा है, मतदाताओं को वोट नहीं डालने दे रहे हैं। यहाँ का पुलिस प्रशासन भी दबाव बना रहा है ताकि सपा के पक्ष में वोट न पड़े। तो ये बयान, बड़ा बयान अराजक तत्व मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं। लोग जरूर सपा के पक्ष में वोट डालने के लिए जा रहे हैं। सुनिए बयान, सुनिए जरा अजीत प्रसाद के बयान सुनिए। देखिए, समाजवादी पक्ष में वोट पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ अराजक तत्व है जो मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं, उनको वोट नहीं डालने दे रहे हैं। और यहाँ पुलिस प्रशासन जो लगी हुई है वो भी दबाव बना रही है समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट ना पड़े। लेकिन मिल्कीपुर की सम्मानित जनता जो है सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी की साइकिल पे ही मोहर लगा रही है। तो मिल्कीपुर की जो जनता है वो सिर्फ सारे पोलिंग बूथ पे हम लोग की एजेंट है, लेकिन कुछ शिकायत मुझे मिल रही है कि वहाँ पे एजेंडों को बाहर रखा जा रहा है और मतदाताओं को दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, और उनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा। देखिए, मुझे यहाँ जहाँ पे आप खड़े हो घाटमपुर में शिकायत मिली है, शिवनाथपुर पे मिली है, कुमारगंज में मिली है, ऐसे सैकड़ों जगह से शिकायत मुझे मिल रही है। और मैं यहाँ पहुंचा तो आपने भी देखा, अपने कैमरे में कैच भी किया है ये घटना को। तो ये थे अजीत प्रसाद, मिल्कीपुर सपा प्रत्याशी, जिनका कहना है कि जनता तो सपा के पक्ष में वोट डालने आ रही है, लेकिन कुछ अराजक तत्व जो हैं वो वोट को प्रभावित कर रहे हैं, वोटिंग को प्रभावित कर रहे हैं, सपा के पक्ष में वोट डालने नहीं दे रहे हैं, प्रशासन भी दबाव बना रहा है, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। और अब लगे हाथ इस पर चर्चा करें, इससे पहले थोड़ा सा 9 बजे तक की वोटिंग जो है उस पर भी नजर डाल लें कि दिल्ली विधानसभा में 9 बजे तक जो वोटिंग है वो हमारे पास लिस्ट आ चुकी है। और सबसे कम वोट पड़ा है वो वोट जो है नई दिल्ली विधानसभा सीट पर है, 6.51%। 6.51% ये वोटिंग है 9 बजे तक की। कुल 8.10% वोटिंग हुई है, जिसमें नई दिल्ली, और नई दिल्ली विधानसभा से ही हमें लग रहा है कि केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं। हम सीधे आलोक सोती जी के पास जाएंगे, अन्य मुद्दों पे चर्चा तो कर लेंगे, लेकिन ये सब क्या कहलाता है? केजरीवाल जी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं नई दिल्ली विधानसभा सीट से, वहां पर 2 घंटे में 6.51% मतदान हो रहा है। क्या कुछ कह रहा है ये सब? कुछ बताएंगे आप? जी आलोक सोती जी, आलोक सोती जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जो आंकड़े आ रहे हैं, जाहिर सी बात है बड़े ही आश्चर्यजनक आंकड़े आ रहे हैं। इसमें दोनों के लिए चांसेस हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिल्ली में इस बार किसी की भी हवा नहीं चल रही है। तो जाहिर सी बात है जो वोटिंग पैटर्न है बहुत ही नॉर्मल वे में चल रहा है। वही है कि अगर संदीप दीक्षित अगर अच्छा काम कर ले जाते हैं, अपने पक्ष में 10-12 हजार आते हैं, तो ये सीट केजरीवाल साहब के लिए बहुत भारी होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पे वोट परसेंटेज कम है, कांग्रेस का प्रत्याशी भी जो है वो मजबूत है। पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, शीला दीक्षित जी के बेटे हैं संदीप दीक्षित जी, और जिस तरीके से प्रदेश भाजपा ने अपने
कार्य दिल्ली में काफी, उनका सांसद भी रह चुके हैं एक समय। तो ऐसी स्थिति में जो मुकाबला है बड़ा दिलचस्प होगा और ये आम पार्टी के लिए बहुत ही कठिन मुकाबला है और लोहे के चने के बराबर मुकाबला है। अगर वोट परसेंटेज कम रहता है और कांग्रेस अगर अच्छा करती है तो डेफिनेटली आम आदमी पार्टी के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। आम आदमी पार्टी के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। अतुल जी क्या कहेंगे, ये परसेंटेज कुछ क्या कह रहे हैं? देखिए देवेंद्र जी, मेरा कहना साफ है, मैं अभी पीछे भी इस चीज को बोल चुका हूं। आ रहे हैं चंचल जी, आ रहे हैं। नए शब्दों से इसको फिर से दोहरा देता हूं कि जो काम बीजेपी अभी तक देश में कर रही थी, आज वो काम कांग्रेस कर रही है। नेताओं, बड़े नेताओं को तोड़ने की कोशिश, उनके गढ़ को फोड़ने की कोशिश, मिल्कीपुर में भी यही सब चल रहा है। लेकिन आप सोचिए कि रामलला का, आपने हमारे भगवान रामलला का घर नहीं बनने दिया और आपने उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर दी और आपको श्राप भी लगा। चुनाव के पहले ही आप धर्म क्यों ले आते हैं? महाकुंभ जो कि एक हिंदू सनातन का एक धार्मिक अखाड़ा, एक भक्ति का अखाड़ा बनना चाहिए था, उसको आपने पॉलिटिकल इवेंट बना दिया। आप भक्ति की डुबकी लगवाने वालों के आंकड़े 10-10 मिनट में निकाल रहे हैं कि 2 करोड़ लोगों ने भक्ति की डुबकी लगाई, 4 करोड़ लोगों ने लगाई। और आज वहां पे जो हताहत हुई, जो मौतें हुई हैं, उस पे आप आंकड़ा नहीं जाहिर कर पा रहे हैं। नहीं, हमारे इस आंकड़े पे आई है ना वो। हाँ, मैं इसी आंकड़े पे आ रहा हूं। तो जो काम बीजेपी करती आई है, इसीलिए मैंने कहा कि कांग्रेस को ये क्लियर करना होगा कि इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी होकर वो लोकतंत्र के सबसे बड़े दुश्मन बीजेपी की दोस्त है कि बीजेपी की दुश्मन है, ये क्लियर करना होगा। तो आज आप हरियाणा में चुनाव क्यों लड़े जब गठबंधन की बात? आप मुझे बोल रहे, हरियाणा की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी को आज हरियाणा में अगर कांग्रेस हारी है तो आम आदमी पार्टी की वजह से हारी है। मैं बता रहा हूँ साहब, रुकिए, सुनने की भी क्षमता रखिए, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। सुनने की क्षमता है, हरियाणा में, बोलने की क्षमता नहीं रखी। हरियाणा में यही राहुल गांधी जी हैं, बोले थे कि आम आदमी पार्टी से हरियाणा में यही राहुल गांधी हैं जिन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी से हम सीटों का गठबंधन करेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ? आप गठबंधन में अपनी स्थिति क्लियर करिए, मैं बार बार कहता हूं। और यही मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था तो आप अखिलेश यादव जी को गाली देने का काम कर रहे थे। और आप अपना स्टैंड क्लियर करिए कि इंडिया गठबंधन में आप क्यों आए थे, क्या दबाव बनाकर अपने लिए ज्यादा सीटें लेकर आए थे कि आप इंडिया गठबंधन के पार्टियों के खिलाफ लड़ने आए थे? जी, चंचल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत कम समय बचा है। जी, चंचल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, चंचल जी। जी देवेंद्र भाई, मेरा नाम यश भारती है। ओह, सॉरी यश भारती है जी। कोई उसमें कोई विशेष बात नहीं है। जी देखिए देवेंद्र भाई, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अश्विनी शाही साहब ने कहा कि रोता वो है, और तमाम रोने के उन्होंने उदाहरण बताए, हताशा, निराशा, सब चीजें बता दी। नरेंद्र मोदी जी को आपने कितनी बार रोते हुए देखा होगा? हम तो कोई बात नहीं कहते भाई, भावुक आदमी कोई भी हो, रो देगा तो उसमें कोई बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी भावुक होंगे। योगी जी को भी हमने सदन में रोते हुए देखा है। तो रोने के प्रमाण अगर अश्विनी शाही जी के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ही अशोभनीय बात हो जाएगी नरेंद्र मोदी जी के लिए और योगी आदित्यनाथ जी के लिए। तो मैं उसको बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता। विशेष बात यह है कि मिल्कीपुर के विजय नगर बूथ क्रमांक 412 पे एसडीएम साहब कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि जैसे तुम्हारा सांसद रोया है चुनाव के बाद, वैसे ही तुम रोगे। और ये फोन पे कह रहे हैं, हमारे सांसद साहब प्रेस के साथियों को बता रहे हैं। तो ये जो रोने धोने और जो नौटंकी करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, वही दूसरों के लिए भी सोचते हैं। लेकिन बात ये है कि जो जनता का वोट लूटा जा रहा है, जो उनके मत अधिकार को लूटा जा रहा है, उनको वंचित रखा जा रहा है। मैंने फोटो दिखा दिया कि एसएसपी अयोध्या किस आधार पे पहचान पत्र देख रहे हैं। क्या अश्विनी शाही जी नहीं चाहेंगे कि जो पुलिस के अधिकार है वो पुलिस का अधिकार उपयोग करें, जो अधिकार पुलिस के पास नहीं वो ना हो? सुबह सुबह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मॉक ड्रिल जो होती है, जिसमें वोटिंग मशीन देखी जाती है, सब चीज देती है, उसमें भागीदार नहीं बनाया गया, उनमें बाहर कर दिया गया कई पोलिंग बूथ में।
क्या अश्विनी शाही जी उसको सही ठहराएंगे? अरे गलत को तो गलत कहने की हिम्मत ठहरिए, चुनाव प्रक्रिया को तो ठीक करवाइए, उसमें तो आपके लिए भी ठीक होगा ना। जनता का वोट लुटेगा तो जनता तो आपके लिए भी जनता है, हमारे लिए भी जनता है। क्यों जनता का बंटवारा करना चाहते हो और वोटों के अधिकार से वंचित रखना चाहते हो आप? और पुलिस की आवारगी को क्यों निरंकुश नहीं रखना चाहते हो आप? क्यों आवारा बनाना चाहते हो पुलिस को? क्यों मानवाधिकार के, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के लगातार लताड़ पुलिस को लग रही है? फर्जी मुठभेड़ों के लिए, कस्टोडियल डेथ के लिए, पुलिस की सुरक्षा में, निगरानी में अगर कोई किसी की हत्या हो रही है तो ये नाकामयाबी कानून व्यवस्था की और कानून व्यवस्था के मंत्री जी बिल्कुल समय बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है जी, लेकिन जल्दी से अपनी बात, 100 करोड़ लोगों को बुलाते हैं, अपनी बात अश्विनी शाही जी, 4 करोड़ को भी नियंत्रित नहीं कर पाते। अश्विनी शाही जी जल्दी से, समय नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन अश्विनी शाही जी एक लाइन में। देवेंद्र जी मुझे सिर्फ 2 चीज कहना है। पुलिस और एसएसपी के अंडर में पूरे जिले की कानून व्यवस्था है, उसका वो पालना कर रहे हैं। अगर कुछ हो रहा है तो ये चुनाव आयोग में शिकायत कर सकती है दूसरे विरोधी दल जिसको भी दिक्कत है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि ये देखिए कितना जमीन तैयार की जा रही है। नहीं, आप चुनाव आयोग जा सकते हैं, मैंने कह तो दिया कि अगर आपको गलत लग रहा था चुनाव आयोग जाइए, लेकिन ये दूसरा कोई भी है, ये ग्राउंड तैयार किया जा रहा है 8 तारीख का कि 8 तारीख को ये हारेंगे, उसका ग्राउंड तैयार कर लिया इन्होंने कि ये पुलिस की ने गलत किया, ये चुनाव आयोग ने गलत किया, ये किसी को छोड़े नहीं है। तो आज तय हो गया कि 8 तारीख को ये लोग चुनाव हारने जा रहे हैं और उनका ग्राउंड आज से तैयार। पुलिस एसएसपी अगर नियम तोड़ रहा है चुनाव आयोग के, इनकी राय क्या है? मैं कुछ बोलना चाहूंगा। जी राजावत जी देखिए, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी को सुन रहा था। मैं इनको बता दूं कि 28 राज्य 9 यूनियन टेरिटरी हैं, जिसमें से मात्र 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई सरकार है और कहीं ना कहीं तंत्र के द्वारा लोकतंत्र की हत्या करके इन्होंने सरकार बनाई है। तो ये पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें कि किस प्रकार से पूरे देश का माहौल खराब किया गया। कांग्रेस से ज्यादा तो सरकारें गिराने का रिकॉर्ड किसी के पास है नहीं। चलिए राजावत जी अपने रिकॉर्ड को खंगाल लीजिएगा। ये बहस बढ़ती जाएगी, लेकिन समय हो चुका है एक ब्रेक का। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो महासंग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः हम वापस आएंगे ताजा अपडेट और विद्वानों, राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं के विचारों के साथ। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।